नमस्ते। आज सिंधु बॉर्डर जहां किसान धरना दे रहे हैं वहां पे चलने से पहले कुछ चीजें मैं आपके साथ और शेयर कर लूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि केवल किसानों का बिल है। ये किसानों का बिल नहीं है, ये हमारे और आपके लिए सब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोई भी भारतवासी, कोई भी देशवासी इससे अछूता नहीं रह रहा है। मैं जल्दी से बता दूं, वो जो 3 बिल थे जिनका मैंने सिलसिलेवार पहले भी बताया। एमएसपी का मूल कारण इसलिए आ रहा है क्योंकि जब प्रोक्योरमेंट एजेंसीज आएंगी, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, तो अभी तक अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स होते हैं, अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उनको। उससे उनको सुविधा देने के लिए कि वो एक कोई भी व्यक्ति बंबई में बैठा हुआ भी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब कहीं पे भी जाके कुछ खरीद ले, कोई नया रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स को आने दिया जा रहा है। तो एक बिल नंबर 1। बिल नंबर 2, जहां पे जमाखोरी कि आपको ये कि आप कितना होल्ड कर सकते हैं, वो एक नॉर्म्स थी, इससे ज्यादा आप होल्डिंग नहीं कर सकते थे। उसको इसलिए समाप्त किया गया कि फिर आप प्राइवेट प्लेयर को इसमें आ रहे हैं और वो कितना कहां से खरीदेंगे, कैसे वो अपना कैपिटल को एम्प्लॉय करेंगे, कहां कितना जमा करेंगे और किस समय प्राइस के हिसाब से डिमांड क्रिएट करेंगे और फिर प्राइस को करेंगे, वो है। तो दूसरा बिल वो हुआ। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी आप जब इसको मैं अगली बात आपको बताऊंगा तो आपको भी कुछ समझ में आने लगेगा। किसान क्या बोएगा ये वो प्राइवेट पार्टी डिसाइड करेगी। जैसे आज से 100 साल पहले अंग्रेज डिसाइड करते थे कि वहां नील की खेती होगी चंपारण में, वो गेहूं नहीं हो, मतलब धान नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, वहां नील की खेती होगी कि वो उनको ज्यादा प्रॉफिटेबल है। उसी तरह की कोई स्थिति आने जा रही। तो ये 3 बिल की बात है। अब मैं जरा आपको एक नए पर्सपेक्टिव को समझाऊं कि ये एक सरकार भी क्यों इसमें अड़ी हुई है और क्या है। और मेरे ख्याल में सरकार को ये सबको बताना चाहिए था। हिंदुस्तान में कुल मैंने 3 चीजें ली हैं, धान मतलब चावल, गेहूं और मोटा अनाज। इन 3 चीजों को मैंने सीरियल्स नहीं लिया, मतलब मैंने मक्का, ज्वार, बाजरा, ऑयल सीड्स ये सब नहीं लिए हैं। इन 3 चीजों में चावल, गेहूं और मोटा अनाज 2019-20 में हमारा कुल जो प्रोडक्शन हुआ वो 118 मिलियन टन गेहूं चावल, 107 मिलियन टन गेहूं और 48 मिलियन टन मोटा अनाज, कुल 273 मिलियन टन हमारा टोटल प्रोडक्शन था 2019-20 का। अब मैं जल्दी से आपको यह बता दूं कि हम कंज्यूम कितना करते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है। हम इतना हमने प्रोड्यूस किया, अब हम कंज्यूम कितना करते हैं। हमारा जो एक 2020-21 का एस्टिमेट है वो आप साथ में देख रहे हैं, वो टेबल, उसके अनुसार चावल, गेहूं और मोटा अनाज, सिर्फ इन 3 की बात कर रहा हूं, 2020 में 20-21 में पर भारतीय 123 केजी का एवरेज आएगा। पर भारतीय 123 केजी एक साल में इसको यूज करे, इसको कंज्यूम करेगा। तो 123 केजी इंटू, मैंने एक लिबर्टी ले ली है, मैं उसको पर्पस ऑफ कैलकुलेशन से 138 या 39 करोड़ की जगह 140 करोड़ 1.4 बिलियन कर ले रहे हैं। तो 123 केजी इंटू 1.4 बिलियन, कुल 173 मिलियन मैट्रिक टन हमारा खाद्यान्न, फूड ग्रेन का इन 3 में होगा। प्रोड्यूस कितना किए हैं 273, यूज कितना कर रहे हैं 173, सरप्लस क्या हो रहा है 100 मिलियन टन। अब ये फूड सरप्लस है सिर्फ गेहूं, चावल और मोटे अनाज का। दाल में और तिलहन में हम आज भी इंपोर्ट करते हैं और बड़ा इंपोर्ट करते हैं। अब दूसरी चीज समझ लीजिए, सरकार ये जो भंडारण करती है, जो सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या इस तरह के उसमें जाके क्या भंडारण करते हैं, उसकी नॉर्म्स क्या हैं। उसमें 2 तरह के स्टॉक होते हैं। एक ऑपरेशनल स्टॉक वो होता है जिसके माध्यम से आपका पीडीएस, ओडब्ल्यूएस ये सब वितरण प्रणाली जो है उसके लिए स्टॉक की जरूरत होती है। और दूसरा स्ट्रेटेजिक रिजर्व बोलते हैं कि कभी आपका कम ज्यादा हो जाए तो उतना रिजर्व जरूर रहना चाहिए। अब ये समझ लीजिए कि इसको सरकार के नॉर्म्स हैं, आप साथ में टेबल में देख रहे हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हैं। ये 4 बार में इसकी नॉर्म्स के हिसाब से 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को आपका स्टॉक लेवल ये होना चाहिए, वो दिया हुआ है। और उसमें सबसे कम मिनिमम जब दिखाया जा रहा है वो 1 अप्रैल को दिखाया जा रहा है और मैक्सिमम स्टॉक जो है वो 1 जुलाई को। तो 1 अप्रैल में करीब 21 मिलियन टन आपके पास होना चाहिए टोटल स्टॉक, और 1 जुलाई को मतलब जून की क्लोजिंग के समय आपके पास 41 मिलियन होना चाहिए। और उसका कारण यह है कि उस समय जब जून में आप करते हैं तो धान खत्म हो चुका होता है और अब नया धान आने में 3-4 महीने लगेगा, तो आप अपने स्टॉक से इसको यूज करेंगे। बेसिक ये है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये जरा समझ लीजिए कि पिछले 2016 से अभी तक हमारा रिजर्व स्टॉक जो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से 41 मिलियन टन होना चाहिए मैक्सिमम 1 जुलाई को। वो 2016 जून का मैं क्लोजिंग ले रहा हूं, 30 जून की जो क्लोजिंग होगी वो 1 जुलाई हो जाएगा। वो कितना था 2016 में? 53 मिलियन टन, 41 की जगह 53, आपके पास ज्यादा था एक तरह से। 2017 में 55 मिलियन टन, 2018 में 68 मिलियन टन, 2019 में 74 मिलियन टन और 2020 अभी भी 83 मिलियन टन, करीब करीब आपके रिजर्व स्टॉक का दुगना। तो एक चीज तो यह है कि हु इज एट फॉल्ट। अब तो कोई ये नहीं कह सकता है ना कि 6 साल 7 साल से तो आप ही सरकार चला रहे हो, तो ये प्लानिंग आप क्यों नहीं ठीक से कर रहे हो? क्योंकि आप अपने रिजर्व्स, अपने उससे दुगना आपके पास स्टॉक है। तो इसका कहीं ना, अच्छा एक तरफ आप इंपोर्ट भी कर रहे हो, दाल इंपोर्ट कर रहे हो, तिलहन, तो ये कहीं ना कहीं आप इसको मैच नहीं करा पाए हो। आप किसानों को इंसेंटिव करके, उनको समझा के, उनको मोटिवेट करके नहीं कर पाए हो कि भाई इसको कम करो और इसको बढ़ाओ। गलती आपकी है। एक और रिपोर्ट बहुत जरूरी है जो आपको और हमको समझना जरूरी है इस सारे खेल में। हमारे पास भंडारण जबरदस्त है, दुगने हैं रिजर्व स्टॉक से। फ्री प्रेस जर्नल का 19 अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से ही मैंने ये लिया है। उसके अनुसार 19 करोड़ लोग हिंदुस्तान में आज भी प्रत्येक दिन भूखे सोते हैं। ये उनकी रिपोर्ट है। मतलब ये 1/6 ऑफ इंडिया, एक हिंदुस्तान का छठवां हिस्सा रोज भूखे पेट सोता है। और एक और इंडेक्स आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दुनिया में कहां कहां कितनी भुखमरी है या हंगर जिसको बोले। 2006 में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसकी अभी आई है उसकी 2020 की वो स्टैटिस्टिक्स। 2006 में हमारा स्कोर था 37.5, 2012 में वो स्कोर हम गिर के हो गए 29.3, 2020 की जो आई उसमें हम गिर के हो गए 27.2। मैं रैंकिंग में नहीं जा रहा हूं, बहुत नीचे हैं उनके हिसाब से। वी आर इन अ वेरी सीरियस वो प्रॉब्लम, मतलब गंभीर है समस्या हिंदुस्तान में। और ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बात इसलिए है कि हमारी समस्या खाने की कमी नहीं है, फूड ग्रेन की कमी नहीं है, समस्या खाना पहुंचाने की है, डिलीवरी सिस्टम की। और अमर्त्य, मतलब अब आज जैसे ही अमर्त्य का नाम लीजिए ना, टुकड़े टुकड़े गैंग, फलाना गैंग, ये सब करने लगे। अमर्त्य जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड वो है, उनके अनुसार और बहुत से और अर्थशास्त्रियों के अनुसार समस्या डिलीवरी सिस्टम की है। और उसका एक बड़ा कारण वो ये मानते हैं अमर्त्य कि कोई जवाबदेही नहीं है, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। आप लोग 19 करोड़ भूखे सो रहे हैं कि 18 करोड़ भूखे सो रहे हैं, अच्छा जवाबदेही नेता की तो एक ही समय होती है, नेता की जवाबदेही तो इलेक्शन के समय होती है। उस समय हम या तो पुलवामा की बात करते हैं, या हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, या पाकिस्तान की बात करते हैं कुछ, और या रोहिंग्या की बात करते हैं। और इस तरह से करके मूल मुद्दे के बजाय भाई किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए ना कि 19 करोड़ लोग हिंदुस्तान में अनाज रहते हुए कैसे भूखे सो रहे हैं। There has to be someone must be accountable, और वो someone can be government only, क्योंकि अन्न है तो मुश्किल नहीं है। आज हमारे पास फूड, एक समय हमारे पास 60 के दशक में स्थिति थी कि हमारे पास खाने को नहीं था। आज हमारे पास फूड, एक तरह से फूड है, पर्याप्त है। पर कोई नेता आज तक आपने कहा कि वो नए नए टर्म, जीरो हंगर पॉलिसी की बात किसी ने कहा है? किसी नेता ने कहा है कि जो आज हेल्म ऑफ अफेयर्स में बैठे हैं सरकारी, किसी ने कहा है कि भाई ये जीरो हंगर पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा? और खास करके जब हमारे पास इतना अनाज है, क्योंकि इसका एक पक्ष ये भी है कि आप इसको सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे देना चाह रहे हैं। 19 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। ये उसी तरह से है कि जिस उद्योगपति को आप देने का, जो सबसे आगे आगे भाग रहे हैं इस रिटेल बिजनेस को पकड़ने के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पकड़ने के लिए, उनका बिजनेस बहुत छोटा था। मतलब आज के वो आज दुनिया के पहले 10 सबसे अमीर लोगों में पहुंच गए हैं, और हिंदुस्तान के 19 करोड़ लोग आज को खाने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो खतरा ये है कि ये जो प्राइवेट प्लेयर हैं ये और बड़े हो जाएंगे। हो सकता है कि ये अभी चौथे 5वें नंबर पे या पहले नंबर पे हो जाएं, लेकिन ये 19 करोड़ की जगह खतरा ये है कि कहीं ये 35 करोड़ लोग भूखे न सोने लगे। अब जल्दी से मैं जो किसान आंदोलन है उसकी बात कर लूं। मैं तो भाई किसानों से तो कोई सीखने वाली बात है, जिस तरह से किसानों ने आंदोलन ने अभी तक अपने को कंडक्ट किया है, मतलब उनके एक एक मास्टर स्ट्रोक हैं। जो 5th राउंड की मीटिंग हुई शनिवार के रोज 5 तारीख को, उसमें इन्होंने फिर 2 मास्टर स्ट्रोक हुए।
एक तो खाने वाला ये समझ ही गए खाना तो ये अपना लेके जाते हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया, क्योंकि वही चीज चर्चा वही शुरू हुई थी, सरकार अपना प्रेजेंटेशन लाती है, समझाती है कि भाई ये कितना अच्छा है। किसानों ने भी नया, भाई हम तो मुरीद हैं इनकी क्रिएटिविटी के, ये अपनी तख्ती लेके गए थे और तख्ती पे लिखा था यस और नो। इन किसानों ने अपना मुंह से लिया ऐसे, और ऐसे फोटो है, मुंह बंद रखा, तख्ती पे लिखा यस और नो। आप बोलिए कि आप ये जो 3 किसानों के बिल हैं इसको विड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं, हां या ना में जवाब दीजिए, हम बाकी आपसे कोई बात नहीं करेंगे। परेशान हो गए, 1 घंटे तक इन लोग वो मतलब अपनी बात करते रहे, इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। तीनों मंत्री जी लोग फिर वापस चले गए, क्योंकि डोर तो कहीं और बंदी है, डायरेक्शन तो कहीं और से लेना है, यहां तो इनके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। ये लोग को सुबह मीटिंग करके आए थे और फिर वापस आए, और फिर वापस आके इन्होंने कहा कि अब हम 9 को आपसे फिर से चर्चा करेंगे। और इस बीच 8 तारीख कल बड़ा भारत बंद है। किसानों ने तो कॉल दी ही है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन की हैं, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा एनसीपी, वो जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वहाँ की शरद पवार वाली, और तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो ऑपोजिशन की, उन्होंने इस भारत बंद को सफल करने के लिए बात कहा है। क्योंकि किसान एक बहुत क्लियर है, किसान बार बार ये कह रहा है, सरकार ऑफर कर रही है कि इसमें हम अमेंडमेंट कर देंगे, किसान कह रहा है कि अमेंडमेंट नहीं, भाई हमने ये बिल मांगा नहीं था, हमारे ऊपर ये थोपा गया, तो ये अमेंडमेंट नहीं, आप इसको विड्रॉ कीजिए, सिरे से खारिज कीजिए। और एक को बीच बीच में अच्छा दिखाने के लिए तोमर साहब कह रहे हैं कि भाई जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनको घर भेज दीजिए सर्दी में। 19 करोड़ लोग जो भूखे सो रहे हैं उनके लिए भी तोमर साहब कुछ आप अगर वो देते, इस पे भी कोई आपका संवाद होता या इस पे भी आपका कोई रिएक्शन होता तो अच्छा लगता। ये उनके घर की महिलाएं हैं, उनके घर के बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं। आज देश भी उतना ही वो व्यथित है कि वो किसानों को जो खुले आकाश के नीचे रखा गया है, और देश ये भी व्यथित है कि आपके किसी भी जिस ढंग से हरियाणा के लोग की सरकार ने उनको पानी से रात में वाटर कैनन से उनके ऊपर पानी चलाया था, उसकी तरफ से आपकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया है। क्योंकि अब एक चीज, अब जिस फाइनल राउंड में ये पूरी बात पहुंच गई है वहां पे 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। एक कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से आपस में इनका थोड़ा झगड़ा हो जाए, मतलब अब 40 लोग हैं, आप 4 लोग एक जगह बैठ के एक मत नहीं हो पाते, 40 लोग हैं, तो पहला तो आपस में झगड़ा हो जाए। दूसरा वो जो एक ट्रेंड है वो खालिस्तानी करके, और भाई इसमें कहीं कोई 2 राय नहीं है, जब कि सरदार लोग थोड़े एग्रेसिव होते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। देश की अगर सीमा की सुरक्षा की बात है, डिफेंस में आज सबसे बड़ा हिस्सा सिखों का है, तो अगर वो होते हैं तो लोग सरकार की तरफ से एक ये भी प्रोवोकेशन है कि किसी तरह से वायलेंस अगर हो जाता तो बात बन जाती, क्योंकि वायलेंस होते ही ये सारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। अब आप अगर देखिए तो कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं, कोरोना की बात कर रहे हैं जितने ऑपोजिशन लीडर हैं। अखिलेश यादव को कन्नौज जाना था, आज उनको घर से नहीं निकलने दिया कि आप वहाँ कोरोना के चक्कर में कोविड-19 की वजह से आपको परमिशन नहीं मिल रही है। हालांकि अखिलेश यादव भी अपने में एक चीज़ है, उनको वो बार बार अनाउंस करके जाते हैं, अरे भाई अगर जाना था तो चुपचाप कहीं से निकलते, वहाँ धरना प्रदर्शन करते, कोर्ट अरेस्ट करते। पहले से इतना बताना और ये जानते हुए कि सरकार परमिशन नहीं देगी। खैर एक चीज़ और है कि टिकरी बॉर्डर पे कुछ बॉर्डर्स पे इन लोगों ने सेल्फ रेगुलेशन लगाना शुरू किया। जैसे बीच में हो रहा था कि गाना बज रहा है, डांस हो रहा है, तो किसानों ने कहा है कि अगर यहाँ पे कोई आके गाना बजाना, शराब पीना इत्यादि बंद है, अगर कोई इस तरह से पी रहा है, कुछ ये कर रहा है, तो वो हमारा हिस्सा नहीं है आंदोलन का, और उसको हम लेके पुलिस को के पास पहुंचा देंगे। एक अच्छी काम अरविंद केजरीवाल ने किया, टोकन ही है, और वो तो सियासत के चक्कर में गए हैं, वोट के चक्कर गए हैं, इसमें भी 2 राय नहीं, लेकिन कम से कम गए तो। उन्होंने आज बॉर्डर पे जाके बात किया और उन्होंने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर के तौर पे नहीं आया हूं, मैं सेवादार के रूप में आया हूं यहाँ पे। और एक यही बहुत बड़ी बात हो जाती है, अगर हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में आपके कष्ट के समय कोई आके आपसे सिर्फ इतना पूछ ले कि भाई क्या दिक्कत है, तो आपको लगता है कि नहीं इसी में बहुत है, कम से कम वो जाके वहां खड़े हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ की जो ट्रोल आर्मी है, वो अमित मालविया जी जो इनके हेड हैं, वो कितने झूठे ट्रोल उन्होंने किए, इनकी कंगना रनौत जी जिनको इन्होंने लगाया हुआ, तो किस तरह की बातें उन वृद्ध महिलाओं के लिए कह रही थी कि वो हायर्ड वो हैं, प्रोटेस्टर्स हैं।
तो ये सारे लोग जिस स्तर पे आके किसान आंदोलन को डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं वो सामने सामने है, क्योंकि किसानों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है। किसान ये कह रहे हैं कि आप इन तीनों बिलों को विड्रॉ करने का लिखित वो दीजिए, तब हम यहां से जाएंगे। क्योंकि वो ये जानते हैं कि ठीक है पार्लियामेंट बुलानी पड़ेगी, वो सब होगा, लेकिन आप लिखित जब तक इस पे अपनी तरफ से लिखित रूप से नहीं देते हैं, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और अंत में सारी बातों का जो लब्बो-लुआब है वो ये है कि किसान अन्नदाता ने तो अपना काम कर दिया। 60 के दशक में जब हमारे पास पूरा अनाज नहीं था सबका पेट भरने के लिए, आज उससे कई गुना ज्यादा पूरे देश को भरने के लिए कम से कम अनाज पैदा कर दिया। और अब जिम्मेदारी हमारे उन भाग्यदाताओं की, हमारे उन भाग्य विधाताओं की जिनको हमने चुन के भेजा है, जो सरकार चला रहे हैं, कि ये हर पेट तक, हर हाथ तक ये अनाज पहुंचे, जिससे कोई इस देश में, जो आज 19 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, कोई इस देश में भूखा ना सोए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।